हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे किस पर? आपके मुद्रा एवं बैंकिंग पर। और आज हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित चौथा लेक्चर्स आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया था कि मौद्रिक नीति समिति के उपकरण कौन कौन से हैं। मौद्रिक नीति समिति के उपकरणों पर चर्चा हुई थी। तो चलिए देखिएगा, मौद्रिक नीति समिति के उपकरण। मौद्रिक, बहुत आराम से देखिएगा, एक एक बात मैंने आपको बताई है, आपको समझाई है। मौद्रिक नीति समिति के उपकरण, मौद्रिक नीति समिति के उपकरण। मौद्रिक नीति समिति के उपकरण। अब देखिएगा, अगर हम मौद्रिक नीति समिति के उपकरणों की बात करें तो मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत कुल 6 चीजें होती हैं। एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ी सी आपकी भूमिका तैयार हो जाएगी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। 6 चीजें होती हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखिएगा। इसमें एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। एक यहाँ पर आपको मिलेगा CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, एक मिलेगा SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक मिलेगा बैंक रेट और एक मिलेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 6 चीजें मैंने आपको बताई थी पिछले क्लास में, आपको पता होगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और उसका पहला पॉइंट लेने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम लोग लेंगे रेपो रेट के बारे में कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, चलिए शुरू कर लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट, रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है अल्पकाल के लिए, उसे रेपो रेट कहा जाता है। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों को वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है, अल्पकाल के लिए ऋण देता है, अल्पकाल के लिए ऋण देता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है।
उसे रेपो रेट कहा जाता है। समझ में है? मतलब यह क्या होता है, इस पर आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। अगर आपको याद हो तो कल मैंने जाते जाते एक कहानी सी छोटी सी आपको बताने का प्रयास किया था। मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि अगर ब्याज दर ज्यादा हो जाए, क्या ज्यादा हो जाए, ब्याज दर ज्यादा हो जाए तो लोन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, और ब्याज दर कम हो जाए तो लोन लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब इसी चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से सेट करना होगा, समझना होगा। तो आपके एग्जाम में यह नहीं पूछता दोस्त कि रेपो रेट क्या है, पूछता है कि रेपो रेट में परिवर्तन करने से क्या क्या चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, रेपो रेट में वृद्धि करने से कौन कौन सी चीजें बदल जाती हैं, रेपो रेट में गिरावट करने से कौन कौन सी चीजें बदल जाती हैं, और इसी को आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझना होगा। यही से आप कुछ अच्छी चीजें सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शानदार सा सेशन। अब इस पर हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से चीजें बदलती हैं। चलिए हमने ले लिया रेपो रेट को। अब एक माइंड में तो एकदम क्लियर होना चाहिए, यह एक ब्याज का दर है जिस पर आरबीआई क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ब्याज का दर है, क्या है, ब्याज का दर है, यह बढ़ गया। आप ये बताइए, यह सिंबल आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने रेपो रेट को क्या किया, बढ़ा दिया। आप ये बताइए, रेपो रेट के बढ़ जाने से बैंक आरबीआई से ज्यादा ऋण लेंगे या कम लेंगे? सोचा थोड़ा सोचिए भाई। ब्याज दर था वो बढ़ गया, अब ब्याज दर था वह बढ़ गया, अब क्या होगा कि बैंकों को महंगा ऋण मिलेगा। बैंकों को क्या मिलेगा, महंगा ऋण मिलेगा। तो आप एक बताने का प्रयास करेंगे कि रेपो रेट के बढ़ने से बैंक आरबीआई से ज्यादा ऋण लेंगे या कम लेंगे। बहुत ही शानदार चीज है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताइए, रेपो रेट के बढ़ने से बैंक आरबीआई से ज्यादा ऋण लेंगे? नहीं भैया, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले क्लास में जाते समय बताया था कि जैसे ही ब्याज की दर बढ़ जाती है तो ब्याज की दर बढ़ जाने की वजह से लोन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो जो बैंक होंगे, जो बैंक लोन होगा वह हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेपो रेट के बढ़ने से बैंक लोन कम हो जाता है। अच्छा, अगर रेपो रेट के बढ़ने से बैंक लोन कम हो जाएगा, बैंकों को ज्यादा आवश्यकता थी, बैंक ज्यादा ऋण लेना चाहते थे लेकिन बैंकों ने ऋण कम लिया, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए स्पष्ट तरीके से कि अब क्या होने वाला है कि बैंकों की मुद्रा कम हो गई, बैंकों की तरलता कम हो गई, यानी साफ साफ कहें तो बैंक मनी पहले की अपेक्षा कम हो गई। बैंक मनी कम हो गई, ध्यान देना, बैंक मनी हो गई कम। आप ये बताइए, अगर बैंकों के पास पैसे कम हो गए तो क्या बैंक अपने पैसे को एडजस्ट नहीं करेंगे, एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे? तो फिर उनके पास ऐसा क्या हथियार है, क्या औजार है जो वह कर लेंगे? दोस्तों, उनके पास है ब्याज की दर, उनके पास है इंटरेस्ट है, उनके पास क्या है, ब्याज है। अच्छा, आप बताइए, जो ब्याज होता है वह क्या, कौन सा वाला ब्याज होता है? तो बैंकों के लिए, बैंकों के पास हमेशा दो ब्याज होता है। एक ब्याज होता है जमा, डिपॉजिट इंटरेस्ट, और कौन सा इंटरेस्ट होता है आपका, एक जमा होता है, एक ऋण ब्याज होता है।
जो लोन देते हैं उस पर जो ब्याज लेते हैं और जो आप पैसे जमा करते हैं आपको ब्याज मिलता है। अब मुद्दा यह है कि वह कौन सा ब्याज बढ़ाने वाला है, जमा ब्याज दर बढ़ाएगा बैंक या ऋण ब्याज दर बढ़ाएगा। उसके पास पैसे कम हैं, तो हमारे बहुत से विद्यार्थी बार बार यही सोचते हैं और कि सर वह अब क्या करेगा, लोन वाला ब्याज दर बढ़ा देगा। लेकिन मैंने लोन वाले ब्याज दर का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने ब्याज दर की बात की थी। यह मैं आपको बता रहा हूं कि ब्याज दो प्रकार से होते हैं। वह ब्याज को बढ़ा देगा जिसमें जमा ब्याज भी बढ़ जाएगा और ऋण ब्याज भी बढ़ जाएगा। उसको यहाँ पर पैसे नहीं कमाना है बैंकों को, पहले बैंकों को अपनी मनी मेंटेन करनी है। बैंकों को अपनी मनी मेंटेन करनी है, उनके पास मुद्रा रहेगी, उनका व्यापार होगा तो ऑटोमेटिकली उनके पास पैसे आएंगे। अभी क्या होगा, उनको अपनी मुद्रा को मनी मेंटेन करनी है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको मैं हटा देता हूं, उन्होंने क्या कर दिया, ब्याज को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया, ब्याज को बढ़ा दिया। अच्छा आप बताइए, ब्याज के बढ़ जाने से आप ये बताइए, मान लीजिए पहले आप पैसा जमा करने बैंक जाते थे, पैसा जमा करते थे, 5% ब्याज आपको बैंक देती थी। अब बैंक ने इस 5% को बढ़ा करके 6% कर दिया, तो क्या आप बताइए आप ज्यादा पैसा जमा करेंगे बैंक में या नहीं? आप मतलब देश की जनता, जैसे ही जमा ब्याज बढ़ जाएगा तो देश की जनता बैंकों में ज्यादा पैसा जमा करेगी, यानी पब्लिक डिपॉजिट बढ़ जाता है। तो लिख लीजिएगा, जमा ब्याज दर बढ़ने से पब्लिक डिपॉजिट बढ़ जाती है, लोगों की जमा बढ़ जाती है। पब्लिक डिपॉजिट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पब्लिक डिपॉजिट को लोगों की जमा कहा जाता है। अच्छा, एक तरफ आपके पास जो पैसा था वो आपने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम इसमें लोन वाले कंडीशन में चलते हैं, किस कौन से कंडीशन में चलते हैं, अगर हम लोन वाले कंडीशन में चलते हैं तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहां भी ब्याज दर ज्यादा है। जब यहां ब्याज दर ज्यादा है तो लोन भी नहीं लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, पब्लिक लोन पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर एक बात आपको समझनी है, पब्लिक लोन कम हो जाएगा। ध्यान देना, जो पैसा आपके पास आपके घर में था वह पैसा भी आपने क्या कर दिया, बैंकों को जमा कर दिया और बैंकों से ऋण भी नहीं लिया, तो क्या आपके पास पैसे बढ़ जाएंगे? नहीं भैया। मान लो हमारे पास 50,000 रुपए थे और हमने बैंक में जाकर जमा कर दिया क्योंकि ब्याज दर ज्यादा मिल रहा है, और हमने क्या किया कि बैंकों से ऋण भी नहीं लिया, तो उस स्थिति में देश की तरलता कम हो जाती है, लोगों की जमा कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर साफ साफ आप ये समझिएगा, यहां से क्या होगी, देश की तरलता कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तरलता का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी, और इसके लिए फ्लो ऑफ मनी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, मनी सप्लाई, यानी मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। यह तीनों एक ही चीज होती है, मैंने आपको दूसरी क्लास में भी बताया है, तो आपको याद भी होगा। अब देखिएगा क्या है, अब क्या हो गया, आपके पास पैसे कम, आपके पास पैसे हो गए कम। आपके पास अगर पैसे हो गए तो आप क्या करेंगे, अब पैसे कम होने की स्थिति में, मुद्रा कम होने की स्थिति में मांग कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है। अब देश की अर्थव्यवस्था में तरलता में गिरावट कर दी आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा करके, तरलता में गिरावट होने से मांग कम हो गई। मान लीजिए पहले देश में एक महीने में 5 लाख मोबाइल बिकते थे, अब क्या हो गया, एक महीने में 4 लाख मोबाइल बिकेंगे। क्यों? क्योंकि मांग कम हो गई। मांग कम क्यों हो गई? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी स्थिति सरकार आरबीआई ने पैदा कर दी है। अब क्या होगा दोस्तों, आप ये बताओ कि पहले 5 लाख मोबाइल का प्रोडक्शन होता था, अब मोबाइल के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, यानी क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मतलब उत्पादन कम हो जाएगा। अच्छा, उत्पादन कम होने से क्या होता है, उत्पादन कम होने से बेरोजगारी में वृद्धि होती है। उत्पादन कम होने से बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ जाती है दोस्तों। और बेरोजगारी के बढ़ने से क्या, बेरोजगारी के बढ़ने से क्या होगा, देश की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? जाहिर सी बात है, अगर किसी के घर के 10 सदस्यों में से 5 सदस्य नौकरी कर रहे थे तो अब कम हो गई, मतलब 4 कर रहे हैं, एक सदस्य पैसा नहीं कमा रहा है, एक सदस्य पैसा नहीं ला रहा है। इसका मतलब देश की पर कैपिटा इनकम, देश की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। देश की प्रति व्यक्ति आय
कम हो जाएगी। अच्छा, अगर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप समग्र मांग कम हो जाएगी, फिर से मांग कम हो जाएगी। दोस्तों आप ये बताओ, मार्केट में आप जाते हो, अगर किसी वस्तु की मांग ज्यादा होती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है, मैंने मांग के नियम के हिसाब से बताया था, और मांग के कम होने पर कीमत भी कम हो जाती है। आपने सुना होगा पहले टॉपिक में मैंने मांग का नियम पढ़ाया था, प्रोफेसर मार्शल महोदय ने मांग का नियम दिया था, और उसमें इस बात का उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जिक्र भी किया था कि कैसे कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और क्या क्या होता है। समझ पाए ना। अब देखिएगा क्या है, मांग के कम होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होता है, जिसको इकोनॉमी की भाषा में डिफ्लेशन कहा जाता है। इकोनॉमी की भाषा में क्या कहा जाता है? डिफ्लेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, मांग के कम होने से कीमतों में होती है गिरावट, जिसको इकोनॉमी की भाषा में डिफ्लेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा अवस्फीति। इसको क्या बोलेंगे? मुद्रा अवस्फीति बोलेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है तो मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा की कर शक्ति, परचेसिंग पावर ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई? वस्तुएं सस्ती हो गई, जो काम पहले आपका 12 रुपए में होता था अब वो काम 10 रुपए में हो रहा है। तो कहने का मतलब अब आपकी मुद्रा मजबूत हो गई तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाता है। तो देखिए, आपने सिर्फ रेपो रेट बस देखा, रेपो रेट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, पूरी की पूरी इकोनॉमी आपके सामने आ गई। किस हिसाब से एक चीज, एक चूड़ी कस देने से पूरी की पूरी इकोनॉमी बदल जाती है। मे भी आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं एक बार इसको और आपको बता देता हूं, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और आगे के जितने भी रेट्स वगैरह हैं, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे SLR, CRR, सब इसी के टेक्निक पर आधारित हैं। कहीं ना कहीं सारी चीजें एक जैसी ही होती हैं। इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए अलग अलग विधाएं बनाई जाती हैं, अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। अब देखिएगा कैसे आपको यहां से चीजों को समझना होगा। पहली बात, आपने देख लिया था कि जो रेपो होता है वह एक ब्याज की दर होता है। रेपो क्या होता है? रेपो एक ब्याज की दर होता है जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ लेते हैं, यह एक ब्याज का दर है जिस पर RBI बैंकों को ऋण दे रहा है। उसके बाद क्या होता है, आपको मैंने बताया था बढ़ने और घटने से संबंधित, ये आप अपने माइंड में एकदम याद कर लो। बढ़ने और घटने वाली बात आप अपने माइंड में एकदम याद कर लो, भूलो नहीं। जैसे सर, बढ़ने और घटने वाली बात है क्या? बात यह है कि जैसे ही ब्याज दर ज्यादा होने लग जाए तो ये समझ लेना, ब्याज दर के बढ़ने से लोन लेने की प्रवृत्तियां कम हो जाती हैं। ब्याज दर के बढ़ने से लोन लेने की प्रवृत्तियां कम हो जाती हैं, और ब्याज दर के घटने से लोन लेने की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। अब यहां पर क्या किया गया, ये रेपो रेट था तो मैंने थोड़ा सा इसको आपको सिखाने का प्रयास किया। रेपो रेट को मैंने बढ़ा दिया। देखो ध्यान से समझना, नहीं समझे हो तो फिर से एक बार समझ लो। रेपो रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट को जैसे बढ़ा दिया तो बैंक क्या करे, बैंकों ने क्या किया, लोन कम लिया क्योंकि ब्याज ज्यादा हो गया। अच्छा, रेपो रेट बढ़ाता घटाता कौन है? मौद्रिक नीति समिति बढ़ाती घटाती है। मौद्रिक नीति समिति रेपो रेट को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती है। अब ध्यान से देखना, यहां पे जैसे ही रेपो रेट बढ़ा बैंकों ने लोन कम लिया। क्यों कम लिया? क्योंकि उनको ज्यादा ब्याज देना पड़ता, उनके ऊपर भार ज्यादा होता। अब जाहिर सी बात है, अगर बैंकों ने लोन कम लिया तो उनके पास पैसे भी कम होंगे। क्लियर? बैंक मनी भी कम होगी। अगर भैया बैंक लोन कम होंगे, लोन कम लिया तो पैसे कम तो हो जाएंगे। अब पैसे को सही करने के लिए, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करने लगे? सबसे पहले उनके पास एक ही औजार और हथियार है, वह है उनका क्या? वह है ब्याज की दर, इंटरेस्ट। वह क्या करते हैं? इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं। अब देखिए, ब्याज की दरें जो होती हैं वह दो प्रकार से होती है। ऐसे तो बहुत प्रकार होती हैं, लेकिन मूलतः आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, दो प्रकार की होती हैं। एक जमा ब्याज दर होता है, एक ऋण ब्याज दर होता है। जैसे ही जमा ब्याज दर बढ़ा,
तो जमा ब्याज दर बढ़ने की वजह से लोगों ने बैंकों में पैसा जमा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ब्याज दर ज्यादा मिलना है। लोगों ने बैंकों में पैसा जमा करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको ब्याज ज्यादा मिलना है। जो घर में पैसे थे सब जा जा करके बैंकों में जमा करने लग गए। अब क्या हुआ, लोन वाले सेगमेंट पर आओ, और लोग लोन भी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं भैया? क्योंकि भैया लोन लेने से महंगा लोन मिलेगा ना, क्योंकि ब्याज दर ज्यादा है। तो जो पैसा घर में था वो भी चला गया बैंकों के पास, बैंकों से लोन भी नहीं लिया, तो बैंकों की तरलता हो गई मेंटेन। लेकिन आपकी तरलता हो गई गड़बड़। क्या भैया? मान लीजिए 5,000 रुपए रखे थे, वो भी बैंक में लोन ब्याज के चक्कर में जमा कर दिया, बैंक से कुछ लिया हुआ भी नहीं, तो पैसे तो खत्म हो गए, तो मतलब तरलता आपकी कम हो गई। देखिए, अब तरलता कम होने की स्थिति में आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी मांग नहीं होगी। भाई पैसे होंगे तभी तो आप मांग करेंगे, पैसे नहीं होंगे तो आप मांग नहीं करेंगे। जब आपका मांग कम हो जाएगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगा। आप बताइए, आप पहले 5 रोटी खाते थे तो 5 रोटी बनाते थे। अब जब आप 4 रोटी खाएंगे, आपकी मांग 4 रोटी की है तो 4 ही बनाएंगे। 1 रोटी का उत्पादन कम हुआ या नहीं हुआ? वही बात है, अगर उत्पादन कम हुआ तो उसमें लगने वाला कार्यबल बल भी कम हो जाएगा, मतलब बेरोजगारी बढ़ने लग जाएगी। अब बेरोजगारी आपकी बढ़ रही है तो भाई आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार हैं तो प्रति व्यक्ति आय भी देश की कम हो जाएगी। आप पहले 5,000 कमाते थे, अब 4,000 कमा रहे हैं, तो आपकी मांग कम हो गई कि नहीं कम हो गई? कम हो गई। तो मांग कम होने की स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में होता है गिरावट। अकॉर्डिंग टू डिमांड्स लॉ, मांग के नियम के अनुसार अगर किसी भी वस्तु या सेवा की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ती है, मांग घटती है तो उसकी कीमत घटती है। बोलिए, समझ में आया ना? मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, मांग घटती है तो कीमत घटती है। अब इसको बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति। अब एक प्रश्न आता है कि मुद्रा अपस्फीति में मुद्रा की क्या वैल्यू होती है भाई? तो मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? तो समझिएगा, कोई काम आपका पहले 110 रुपए में होता था, अब वह आपका काम 100 रुपए में हो रहा है। तो 110 का काम अगर अब 100 में हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी मुद्रा ताकतवर बनी है, आपकी मुद्रा में ताकत बढ़ी है, वैल्यू बढ़ गई मुद्रा की। और मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाने की स्थिति में आप देख सकते हैं जब सस्ती होती है तो वैल्यू बढ़ जाती है। बोलिए, रेपो रेट समझ में आया ना? तो आपके एग्जाम में सर यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या परिवर्तन किया जाता है? मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, इसका जस्ट उल्टा। मुद्रास्फीति को अगर कम करना है तो रेपो रेट को बढ़ा देना होगा। समझ में आया? रेपो रेट में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होगा। अगर अर्थव्यवस्था में मांग में कमी करना है तो रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, मांग बढ़ाना है तो रेपो रेट को कम करना पड़ेगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए? अगर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ानी है तो रेपो रेट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि तरलता ज्यादा रहेगी तो रेपो रेट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि तरलता और रेपो रेट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपने सामने देख लिया, आपको अलग से कुछ सीखने की एक्स्ट्रा चीजें जरूरत ही नहीं है। चलिए हम लोग रेपो रेट को एक बार कम करके भी देख लेते हैं, ताकि आप वो वाला सेगमेंट भी समझ लीजिए और आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें कंफर्म हो जाएं। तो रेपो रेट को आइए कम करके देख लेते हैं। मान लीजिए मौद्रिक नीति समिति ने क्या कर दिया? रेपो रेट को कम कर दिया। समझिएगा, ये रहा रेपो रेट, मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को कम कर दिया। कोरोना में पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी एक बार कम किया गया है। थोड़ा सा कम करने से अर्थव्यवस्था की तरलता थोड़ा ठीक हो जाती है, मांग बढ़ती है तो उत्पादन शुरू हो जाता है। दोस्तों, आप बताओ,
अगर ब्याज सस्ता है, आरबीआई बैंकों को सस्ते ब्याज दरों में ऋण दे रहा है, आरबीआई बैंकों को सस्ते ब्याज दरों में ऋण दे रहा है, तो आरबीआई बैंकों को सस्ते ब्याज दरों में ऋण दे रहा है तो बैंक लोन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ब्याज दर कम है। बैंक लोन बढ़ जाएगा, बैंक लोन बढ़ जाएगा तो बैंक मनी भी बढ़ जाएगी। बैंक लोन बढ़ जाएगा तो बैंक मनी भी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर पैसा ज्यादा लिया जाएगा ऋण के माध्यम से तो पैसा ज्यादा होगा ही, पैसा कम लिया जाएगा तो पैसा कम रहेगा। अब क्या होगा, यहां ऐसे लगे, हम कॉमा कैसे नहीं हुआ है, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा ना, ऐसा नहीं सही रहेगा। ठीक है, लिख लो बैंक मनी बैंक मनी बढ़ जाएगी। भाई बैंक मनी बढ़ जाएगी तो आरबीआई उस मनी का इन्वेस्ट करेगा, उसको अपना व्यापार करना है। इन्वेस्ट या व्यापार करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वह ब्याज को सस्ता कर देगा क्योंकि सस्ते में पाया है। इंटरेस्ट क्या कर देगा, कम कर देगा। आप ये बताइए, जब आपको पहले से कम ब्याज मिलेगा तो क्या बैंक में पैसा जमा करेंगे? बताइए, अगर पहले से कम ब्याज मिलेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि आप बैंक में पैसा जमा करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी पब्लिक डिपॉजिट, इसको पीडी भी बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोगों की जमा कम हो जाएगी बट पब्लिक लोन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ब्याज कम है। तो भैया पैसा जो घर में था वो घर में ही रहा और लोन के माध्यम से भी पैसा आ गया। पैसा जो घर में था वह घर में ही रहा और लोन के माध्यम से भी पैसा आ गया। तो कुल मिलाकर साफ साफ ये बात होती है कि पब्लिक लोन आपका क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे क्या हो गई, लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ गई। लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ गई। तरलता के बढ़ने से पैसे ज्यादा हैं तो मांग बढ़ गई। अब मांग के बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना। बिल्कुल, मांग के बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन में भारी वृद्धि होती है। मांग बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, यानी बेरोजगारी कम हो जाएगी। बेरोजगारी कम हो जाएगी, हाँ बेरोजगारी कम हो जाएगी। और जब बेरोजगारी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा दोस्तों तो समग्र मांग बढ़ जाएगी। मांग के बढ़ने से, मांग के नियम के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होने लगती है। समझ में आया? मांग के बढ़ने से वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होने लगती है। लिख लीजिएगा इसको, जैसे ही मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होगी, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मुद्रास्फीति, हिंदी में, और इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है महंगाई। सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। अच्छा, अगर वस्तुएं महंगी हो रही हैं तो आपके मुद्रा की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना होगा। वस्तुएं अगर महंगी हो रही हैं तो आपके मुद्रा की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए,
दोस्तों वस्तुओं के महंगे होने की स्थिति में, वस्तुओं के महंगे होने की स्थिति में, जैसे मान लीजिए आपकी कोई आपका कोई सामान था, वह पहले 100 का मिलता था, अब 110 का मिला है। मतलब जो काम पहले आपका 100 रुपए करता था, उसी काम को करने के लिए अब आपको 110 रुपए खर्च करने पड़े हैं। अगर 110 रुपए आपको खर्च करने पड़े हैं, इसका मतलब आपके मुद्रा की वैल्यू कमजोर हो गई। यहां से वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है। क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है। लिख लीजिएगा। वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया। समझ में आ गया पूरा कंप्लीट रेपो रेट? कहीं से भी प्रश्न पूछे, घटाकर पूछे, बढ़ाकर पूछे, लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात यही है कि आपको रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो अलग अलग चीजों को अलग अलग लेंगे, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, दोस्तों सब एक जैसा ही होता है। अगर आपने रटने का प्रयास किया तब आप रास्ते से भटक जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझना होगा, इसलिए मैंने दोनों तरीके उसको अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट, अभी सर रेपो रेट तो पढ़ रहा था, ये रिवर्स रेपो रेट कहां से आ गया भाई? तो रिवर्स रेपो रेट में सिर्फ एक चीज नया दिख रहा है, बाकी तो सब वही है। इसमें एक चीज नया है, वह है रिवर्स। ठीक है, एक चीज नया है वह है रिवर्स। तो वह चीज है क्या? तो आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स का मतलब क्या होता है? तो चलिए आइए बहुत ही शानदार तरीके से देख लेते हैं इसको। आप देखिएगा क्या है दोस्तों, रेपो रेट में आपने देखा होगा कि वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई ऋण देता था। इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा। इसमें भाई दर है तो होगा ऋण वाला ही काम, लेकिन इसमें ऋण देगा कौन? इसमें ऋण देगा वाणिज्यिक बैंक और ऋण लेगा कौन? आरबीआई लेगा। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। समझ में आया? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा, तो लिख लीजिएगा। वह दर जिस पर आरबीआई वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, उसे
रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट किसको कहा जाता है? जिस दर पर आरबीआई क्या करे, बैंकों से ऋण ले। यहां का तरीका थोड़ा बिल्कुल एकदम अलग है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। मतलब यहां ऋण देने वाला कौन है? वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। यहां ऋण कौन देता है? यहां ऋण देने वाला है कॉमर्शियल बैंक, और ऋण लेने वाला कौन है? आरबीआई है। कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई लेता है। अब देखिए क्या होंगी चीजें। अब आइए थोड़ा इसको घटाने बढ़ाने की भी पद्धति देख लेते हैं। सेम प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है, दोनों में गड़बड़ी मत करना। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं या कहीं कुछ कुछ किताबों में मिसप्रिंट होकर के आ गई ही चीजें कि रेपो रेट को जिस दर से लौटाया जाता है, रेपो रेट को जिस दर से लौटाया जाता है उसको कहा जाता है क्या? रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। रिवर्स रेपो रेट एक अलग प्रक्रिया है, रेपो रेट एक अलग प्रक्रिया है। रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत ऋण लेता है कौन? आरबीआई। किस लिए लेता है भैया? आरबीआई किस लिए लेता होगा? तो आरबीआई तरलता को नियंत्रित करने के लिए लेता है। तो देखिए आइए थोड़ा सा हम लोग रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर घटाकर जैसी चीजों से हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपका और चीजें कंफर्म हो जाए। देखिए कैसे। ये हो गया आपका रिवर्स रेपो रेट। क्या हो गया? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसको घटाने बढ़ाने का काम वही आरबीआई मौद्रिक नीति समिति करती है। जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया तो आप बताइए क्या बैंक आरबीआई को ज्यादा ऋण देंगे या कम ऋण देंगे? रिवर्स रेपो रेट के बढ़ाने की स्थिति में बैंक आरबीआई को ज्यादा ऋण देंगे या बैंक आरबीआई को कम ऋण देंगे? थोड़ा सोचिए आप, बाकी बताना मेरा काम है। कुछ लोग सोचेंगे यार ज्यादा देंगे, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे सर अभी तो बताया था कि ब्याज दर ज्यादा होने से। वही तो मुद्दा है, वही बात तो मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। भाई ब्याज दर ज्यादा होने से ऋण लेने की प्रवृत्ति कम होती है, ऋण देने की प्रवृत्ति कम नहीं होती। वह तो चाहता ही है कि जितना चाहे उतना ऋण ले जाओ क्योंकि ब्याज दर ज्यादा है, मेरा फायदा होगा। देखिए दोस्तों यहां समझना, रिवर्स रेपो रेट जब ज्यादा होगा इसका मतलब बैंकों को ब्याज ज्यादा मिलेगा। बैंकों को अब पहले की अपेक्षा ब्याज ज्यादा मिलना है।
अगर बैंकों को पहले की अपेक्षा ब्याज ज्यादा मिलना है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि बैंक ज्यादा ऋण देंगे, लेकिन उनको अपने पब्लिक को भी तो देना है। लेकिन देखिए एक चीज समझना, पब्लिक में ऋण देना एक रिस्क का काम है। रिस्क है कि नहीं है, वापस होगा या नहीं होगा। लेकिन आरबीआई तो ऐसा करेगा नहीं। आरबीआई में तो आप बिंदास तरीके से दे सकते हैं। बोलिए, आरबीआई में आप बिंदास तरीके से दे सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना दे दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिएगा यहां से चीजों को जो आपको समझना होगा, क्या समझना है सर? समझना ये है कि जैसे ही रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होता है तो बैंक आरबीआई को ज्यादा लोन देंगे। लाभ कमाने के चक्कर में बैंक आरबीआई को ज्यादा लोन देंगे, लाभ कमाने के चक्कर में। तो यहां से एक बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से निकल करके आ जाती है, क्या कि आरबीआई लोन बढ़ जाएगा। आरबीआई लोन बढ़ जाएगा। रिवर्स रेपो रेट की ज्यादा होने की स्थिति में आरबीआई को ज्यादा लोन मिलेगा। ये बताइए, अगर बैंकों के पास जो पैसे थे उन्होंने उसमें से ज्यादा पैसा दे दिया आरबीआई को ऋण, तो बैंकों के पास पैसे कम हो गए कि ज्यादा हो गए? अब यही आप सोचकर बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं चीजों को। अब देखिएगा क्या है, यहां एक मुद्दा निकल करके आपके सामने मिलेगा। जैसे ही बैंकों ने आरबीआई को ज्यादा ऋण दे दिया, बैंकों के पास पैसे कम हो गए, यानी बैंक मनी कम हो गई। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग अगले वाले पोर्शन में खर्चा किया होगा तो आपको इसके आगे की प्रक्रिया पता होगी। बैंक मनी कम होने पर क्या किया जाता है यह आप जानते हैं। बोलिए, वही सेम क्रिया यहां भी होना शुरू हो जाएगी। वही सेम क्रिया यहां भी होना शुरू हो जाएगी। जैसे कौन सी क्रिया होनी है? बैंक मनी जैसे ही कम होगा तो क्या करेंगे बैंक? अपने मनी को मेंटेन करने के लिए उनके पास एक ही औजार और हथियार है, वह है इंटरेस्ट। वह इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे, ब्याज को बढ़ा देंगे। वह क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, ब्याज दर को बढ़ा देंगे। अब ब्याज दर दो होती है, जमा और ऋण। जैसे ही जमा ब्याज दर बढ़ेगा, अगली वाले में ना समझ में आया हो तो इस वाले में समझ लेना, रटना नहीं प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। पूरी की पूरी आपकी आने वाला अगला जो टॉपिक है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, क्योंकि यहां पर हर जगह इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसे टॉपिक से बर्ताव किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या किया गया, और आप परेशान हो जाएंगे जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। और हर जगह आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ये इकोनॉमिक्स है, यहां अगर थोड़ा सा भी रटने का प्रयास करेंगे तो फिसल जाएंगे, मेरी गारंटी है। ये आपको याद रखना होगा। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने की स्थिति में क्या होगा? पब्लिक डिपॉजिट बढ़ जाएगा। भाई जमा बढ़ जाएगी ना, पब्लिक डिपॉजिट हो गया ज्यादा, लेकिन पब्लिक लोन हो जाएगा कम। पब्लिक लोन हो जाएगा कम। जो पैसा था घर में वो बैंकों में जमा कर दिया, बैंकों से लोन भी नहीं लिया, तो दोस्तों देश की लोगों की क्या हो जाएगी? लिक्विडिटी हो जाएगी कम। जब तरलता कम हो जाती है तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्या? प्रोडक्शन
कम हो जाता है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, उत्पादन मतलब उद्योग कम हो जाएगा। अगर यहाँ एक पॉइंट और बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं इंडस्ट्री कम हो जाएगी, और इंडस्ट्री कम होने की स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगी, बेरोजगारी बढ़ने लग जाएगी। क्या बढ़ने लग जाएगी? बेरोजगारी। और बेरोजगारी मतलब देश में बेरोजगारी अधिक होने पर दोस्तों आपको पता है प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है। बेरोजगारी बढ़ने पर क्या हो जाता है? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है। बोलिए, प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अच्छा, अगर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है तो समग्र मांग में परिवर्तन आता है। मांग बढ़ जाता है क्या? ना ना ना, मांग हो जाता है कम। अगर मांग कम हो गया तो हो जाएगा डिफ्लेशन। मांग कम होने से वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में हो जाती है गिरावट। आपने पढ़ा है जिस वस्तु की मांग कम उस वस्तु की कीमत कम, जिस वस्तु की मांग ज्यादा उस वस्तु की कीमत ज्यादा। यही मांग का नियम है। मैं आपको इसको समझाया हूं बहुत अच्छी तरीके से। तो डिफ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं का सस्ता होना, जिसको शुद्ध हिंदी में मंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदी या मंदन। और यहाँ पर इसका रूपांतरण होता है मुद्रा अवस्फीति। किसमें हो जाता है? मुद्रा अवस्फीति कहते हैं इसको। और आपको बता दूं दोस्तों, मुद्रा अवस्फीति के स्थिति में, मुद्रा अवस्फीति के स्थिति में आपकी मुद्रा की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने अभी बताया वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी आपका हो जाएगा ज्यादा। समझ में आया? समझ में आया? बोलिए। मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में सफल हो गया हूं। आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब क्या है? अब यहां से क्या चीजें आगे बढ़ने वाली है? जो चीजें यहां से आगे बढ़ने वाली है वो देख लो। अब आइए थोड़ा हम लोग रिवर्स रेपो रेट को उलट करके देख लेते हैं, कम करके देख लेते हैं। भाई कम करना भी तो पड़ेगा। रिवर्स रेपो रेट को थोड़ा कम करके देख लेते हैं। देखो रिवर्स रेपो रेट। अब क्या करना है? रिवर्स रेपो रेट को कम कर दो। अभी ज्यादा किया था ना, आप कम कर दो। आरबीआई कह रहा है भाई कि लो, मैं आप लोगों से पैसा तो लेने आया हूं, ऋण लेने आया हूं, लेकिन ब्याज भी मैंने ही बनाया है। भाई ब्याज की दर भी तो मैंने ही डिसाइड की है ना, और आप लोगों से लेने भी आया हूं। देख लो, देने का मन है तो दो, न देने का मन हो तो न दो। तो बैंक सोचेंगे यार ठीक है, ये हमारी श्रेष्ठ बैंक है, हमारी प्रमुख बैंक है, हमारा सब कुछ इन्हीं से लेना देना होता है, ऐसा करते थोड़ा बहुत दे देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है कि गलती की, जो ब्याज दर को सस्ता कर दिया। लेकिन वो चाल से करता है, वो पूरी अर्थव्यवस्था को देख करके करता है। जब ये ब्याज दर को कम करते हैं तो हुआ कि बैंकों को लगा कि यार इससे अच्छा तो हम लोग अपने ग्राहकों से पैसा कमा सकते हैं। ये तो बहुत कम समझ में आ रहा है। इससे अच्छा हम अपने ग्राहकों से भी पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग ग्राहकों से ही पैसा कमाएं, आरबीआई को ना दें या कम दें। तो दोस्तों याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट के कम होने की स्थिति में आरबीआई को कम लोन मिलता है। आरबीआई लोन
कम होता है। क्या होता है? आरबीआई लोन कम होता है। आरबीआई के लोन के कम होने की स्थिति में, आरबीआई लोन कम होने की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? तो आरबीआई लोन कम होने की स्थिति में आपको पता होगा बैंक मनी ज्यादा रहेगी। क्या होगा? बैंक मनी ज्यादा रहेगी। अब अगर बैंक मनी को मैंने ज्यादा कर दिया तो इसके आगे की क्रिया हमारे सभी विद्यार्थी अपने से सॉल्व कर लेंगे। सबको पता होगा कि इसके आगे की कौन सी क्रिया होती है, इसके आगे की कौन सी क्रिया होती, सबको पता है। बैंक मनी ज्यादा होने से भैया वो बैंक वाले अपने पैसे को इन्वेस्ट तो करेंगे ना, वह ब्याज दरों को कम कर देंगे। इंटरेस्ट रेट को क्या किया? कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। लो भैया कम कर दिया। अब देखो फिर वही बात, मैं बार बार वही बात समझा रहा हूं। देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बेकार है भाई। इतनी अच्छी तरीके से अगर इकोनॉमी आपको नहीं समझ में आएगी तो बहुत बेकार है, तो फिर अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। फिर देखिए क्या है। अब इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है, एक जमा और एक ऋण। कम मतलब दोनों कम। आप ये बताइए, जब आपको बैंक पहले से सस्ता ब्याज देगी तो क्या बैंक में पैसा जमा करेंगे? काहे जमा करेंगे? नहीं जमा करेंगे। कोई मतलब का नहीं है यार, कुछ देता ही नहीं बैंक, बढ़ाएगा तो ज्यादा जमा कर देंगे। लोन ले लेंगे इस समय क्योंकि इस समय लोन सस्ता है। तो मतलब इंटरेस्ट के कम होने की स्थिति में पब्लिक डिपॉजिट कम होगा एंड पब्लिक लोन ज्यादा होगा। पब्लिक डिपॉजिट कम होगा, पब्लिक लोन ज्यादा होगा। याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाती है बाबू। समझ में आया? ऐसी स्थिति में हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और आप इतना तो सब कुछ होशियार हैं, लिक्विडिटी बढ़ने से दोस्तों डिमांड बढ़ जाती है। लिक्विडिटी बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मैं आपको तेजी तेजी पढ़ा सकता हूं। प्रोडक्शन का मतलब इंडस्ट्री बढ़ जाती है। प्रोडक्शन का मतलब क्या बढ़ जाता है? प्रोडक्शन का मतलब इंडस्ट्री बढ़ जाती है। प्रोडक्शन का मतलब इंडस्ट्री बढ़ जाती है। इंडस्ट्री के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। रोजगार बढ़ जाता है। रोजगार बढ़ने से देश की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होता है, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है। रोजगार बढ़ने से क्या होता है? देश के प्रति व्यक्ति आय में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर समग्र मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। क्या? डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड के बढ़ने की स्थिति में, डिमांड के बढ़ने की स्थिति में आपको पता होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उछाल आ जाती है, जिसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब इसको सामान्य हिंदी की भाषा में महंगाई कहा जाता है और इकोनॉमी की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है।
मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रास्फीति होने पर दोस्तों आपको पता है महंगाई होने पर आपकी वैल्यू कुछ नहीं होती मुद्रा की, तो वैल्यू ऑफ मनी में हो जाएगी गिरावट। क्यों हो जाएगी कि यार जो काम पहले 100 रुपया का होता था वही काम करने के लिए अब 150 रुपए 200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर मुद्रा ठीक ठाक होती, मुद्रा मजबूत होती, मुद्रा की सही स्थिति होती तो इतना न खर्च करना पड़ता, इतना न खर्च करना पड़ता। समझ पाए? क्लियर हुआ? तो आपने देखने का प्रयास किया होगा कि हमने आपको बहुत ही शानदार तरीके से रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा, वे सारी बातें बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। देखिए यह आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां से घुमा घुमा करके प्रश्न पूछे जाएंगे। कभी कभी तो आपको ऐसे प्रश्न भी मिल जाएंगे जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट से संबंधित होंगे, किंतु न तो ऑप्शन में और न ही कहीं प्रश्न में रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट का जिक्र कर दिया जाएगा। बीच में कुछ पूछ लेगा। जो सारी कड़ियां हमने पढ़ाई है आप रफ में अपने रफ कॉपी में आपने फेयर किया होगा, मे बी आपके पास मोबाइल होगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं। रफ कॉपी में कम से कम 2-3-4 बार कम ज्यादा करके बनाइए और सोच सोच करके बनाइए। लाइफ में कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का प्राण है, क्योंकि आप देखिएगा एक चीज कम या ज्यादा होने से पूरी इकोनॉमी बदल जाती है। इसका मतलब हमको इसको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो हमने मात्रात्मक परिवर्तन में 2 चीजों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अगली क्लास में बैंक रेट, CRR, SLR जैसे चीजों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।